हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर पर डिस्कस किया था और आज का भी हमारा वीडियो लेक्चर जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर ही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे दो चीज़ों को पढ़ करके, जिसमें आपका पहला होगा थैलेसीमिया और दूसरा हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। तो आज के इस हेडिंग में हम हेडिंग देंगे थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया क्या है? ये भी एक तरह का एनीमिया है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई सिकल शेप्ड का आरबीसी नहीं होता है, बल्कि इसमें जो कंडीशन है उस कंडीशन में थोड़ा वेरिएशंस आ जाते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपके बॉडीज में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होगा तो ऑब्वियसली है कि ब्लड की भी कमी आएगी, और जब ब्लड की कमी आएगी दैट कंडीशन इज कॉल्ड थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया नाम कहीं ना कहीं एनीमिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एनीमिया को बखूबी आप जानते हो कि एनीमिया वर्ड रिप्रेजेंट करता है जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। दैट्स व्हाई वी कैन स्टडी इट इन द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस थैलेसीमिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो डिस्कशन मेरा यही होगा कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो गाइज ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर एक बार डिस्कस करने में मुझे कुछ नहीं जा रहा। मैं बता देता हूं, आपके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जिसे आप ऑटोसोम्स कहते हो और दूसरा सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होता है। तो ये डिफेक्टेड जीन जो है वो ऑटोसोमल जीन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल के साथ साथ ये कौन सा डिजीज है? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब कि जब दो म्यूटेंट जीन या फिर दो डिफेक्टेड जीन एक साथ होंगे तब ये डिजीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लो कि ये क्रोमोसोम है, कैसा है? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल से, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम है तो ये डिजीज नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि दोनों नॉर्मल है। अगर गाइज मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इसी में कि एक नॉर्मल है और एक क्या हो गया, सेकंड वन इज म्यूटेंट हो गया, ठीक है। तो म्यूटेंट अगर हो गया तो ये कैसा होगा? जनरली ये कंप्लीटली नॉर्मल होगा और ये भी नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन ये कैरियर का काम करेगा जिसमें अगले जनरेशन में उसका जीन ट्रांसफर होगा। लेकिन गाइज एक तीसरा कंडीशन होगा जिसमें दोनों कैसे हो जाएंगे? म्यूटेंट हो जाएंगे, मतलब बोथ जीन आर म्यूटेंट। अगर दोनों जीन म्यूटेंट हो गया तो ये क्या काउज करेगा? डिजीज काउज करेगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इस डिजीज में एक बात का ख्याल आपको रखना है कि ये ऑटोसोमल के साथ साथ रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये डिजीज तब हो सकता है जब दोनों डिफेक्टेड जीन आ जाएं। और ये डिफेक्टेड जीन कैसे आएगा? तो कैरियर की मदद से, जब बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर आएंगे। इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो एक बात क्लियर हो गया कि ये ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल के साथ साथ ये हमारा कौन सा डिजीज है? रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर है? जस्ट आगे आते हैं और इसमें एक पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो पॉइंट्स क्या है? इन दीज मतलब थैलेसीमिया, इन दीज द ग्लोब्यूलिन चेन, द ग्लोब्यूलिन पेप्टाइड चेन कर देते हैं, द ग्लोब्यूलिन पेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन is mutant और defected। गाइज इसमें डिजीज बंदे को कब होगा? जब उसके अंदर ये ग्लोब्यूलिन पेप्टाइड चेन डिफेक्टेड हो जाएगा, तब उसके अंदर क्या होंगे? डिजीज होंगे। इससे पहले गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है आरबीसीज के ऊपर कि अगर हम लोग एक आरबीसीज को लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो उसके अंदर एक्चुअल में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में दो वर्ड आते हैं, हेम प्लस ग्लोब्यूलिन। और ये हेम प्लस ग्लोब्यूलिन में एक तो पार्ट होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट,
और दूसरा पार्ट जो होता है जो उसके साथ प्रोटीन का पार्ट होता है। दो तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और इसे एक और तरह के प्रोटीन में मैं चेंज कर रहा हूँ। एक और तरह का प्रोटीन क्या है इस बात को समझना तुम। यहाँ पे आयरन कोर मेटल का काम करेगा जो 4 किसको जोड़ कर रखेगा, प्रोटीन को, लेकिन 4 में 2 एक जैसा होगा। मान के चलो ये अल्फा है, ये भी क्या है अल्फा डैश कर देते हैं, दोनों अल्फा अल्फा। ये गाइस बीटा है तो ये क्या हो जाएगा बीटा डैश। तो ये 4 प्रोटीन और एक आयरन मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स आपका बनाया हीमोग्लोबिन। तो हम कह सकते हैं इन एडल्ट ह्यूमन कंटेन एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर क्या हो सकता है, तो सर ये हीमोग्लोबिन हो सकता है। इस हीमोग्लोबिन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं HbA से, ठीक है। ए का मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा 2 और गाइस बीटा 2। ये हमारे बॉडीज में 97% होता है। कितना परसेंट, 97%। इसके अलावा भी कोई होता है तो बिल्कुल सही है, इसके अलावा भी होता है 2 अल्फा और बीटा के जगह पे क्या होता है डेल्टा हो जाएगा। क्लियर, ये डेल्टा और ये डेल्टा डैश। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं HbA2, जिसमें क्या आ जाता है आपका आ जाता है अल्फा और क्या डेल्टा, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं A2 और डेल्टा 2, और ये हमारे बॉडीज में कितना परसेंट होता है 3%। तो गाइज मेजॉरिटी जो है वो अल्फा और बीटा वाली है, और डेल्टा वाला जो है उसकी क्या है माइनॉरिटीज है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जीन का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीन के लोकेशन में आप अगली बात समझोगे। तो इसको फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है मोस्टली जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है HbA टाइप, जिसमें अल्फा बीटा टाइप होता है। अल्फा और बीटा, अल्फा का 2 प्रोटीन, बीटा का 2 प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऐसा हमारे बॉडीज में 97% होता है। वही दूसरा हम देखते हैं अल्फा और डेल्टा का बना हुआ 2 अल्फा और 2 डेल्टा हो जाता है क्या प्रोटीन, और ऐसा वाला हीमोग्लोबिन हमारे बॉडीज में 3% ही पाया जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि ये अल्फा एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो करेगा वो कौन करेगा, जस्ट इसके पहले mRNA करेगा। और mRNA कौन बनाएगा, तो mRNA आपका DNA बनाएगा, और DNA कहाँ होगा क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दिस वन इज अ क्रोमोसोम। अब एक चीज बात समझना कि ये जो अल्फा प्रोटीन है, ये अल्फा प्रोटीन क्रोमोसोम 16 पे होता है, इसका जीन मौजूद, ये इसका जीन है, जीन मतलब इसका DNA है, और ये DNA मैसेंजर RNA बनाएगा, और मैसेंजर RNA प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। कौन से प्रोटीन का, अल्फा प्रोटीन का। कौन सा क्रोमोसोम 16। लेकिन वही दूसरा क्रोमोसोम जो बीटा है, तो बीटा वाले पे अगर मैं बात करता हूँ, बीटा में ये एक जीन है, किसका जीन, वही जीन मतलब DNA, और ये कौन से क्रोमोसोम पे होगा, दिस वन ऑन द क्रोमोसोम 11th, ये 11th वाले क्रोमोसोम पे होगा, और ये भी वही काम करेगा। पहले तो मैसेंजर RNA बनाएगा, और मैसेंजर RNA सिंथेसाइज करेगा बीटा नाम के प्रोटीन का। एक बार फिर से आप देख लो, आपके बॉडीज में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम में मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम 16, जिसके अंदर जीन है, जीन मतलब DNA है, और DNA मैसेंजर RNA बनाता है, मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन। उसी तरीके से आपके पास दूसरा जीन है जो क्रोमोसोम 11th में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड DNA, एंड दिस वन इज जीन। ये DNA एक्चुअली में मैसेंजर RNA बनाएगा, इसको यहां से एरो ले लेते हैं। This DNA can synthesize messenger RNA, and this messenger RNA can synthesize beta globulin chain, नॉर्मली जो होता है। लेकिन अगर इसके अंदर डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट का मतलब ये म्यूटेंट हो जाए, ऑब्वियसली हमारे पास एक 16 क्रोमोसोम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 2 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। यहाँ भी गाइस क्रोमोसोम 11 भी हमारे पास कितना होगा, एक नहीं बल्कि 2 होगा।
लेकिन अगर बाय द वे एक डिफेक्ट हुआ तो दूसरा संभाल लेगा। लेकिन बाय द वे ये कंडीशन हुआ कि दोनों का दोनों डिफेक्टेड हुआ, तो ये जीन डिफेक्ट होने के कारण एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस नहीं करेगा, मैसेंजर आरएनए अल्फा नाम के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। अब जब अल्फा नाम का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ तो सिर्फ बीटा मिलकर के, सिर्फ और सिर्फ बीटा, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मलिटीज आई, तो सिर्फ और सिर्फ बीटा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकता है। तो क्या नहीं बना? हीमोग्लोबिन नहीं बना। जब हीमोग्लोबिन नहीं बना तो आरबीसी का सिंथेसिस नहीं होगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? द पेशेंट इज एनीमिक, और एनीमिक का मतलब ब्लड की कमी होने स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। और थैलीसीमिया में कंडीशन क्या है? एनीमिया होगा। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेंट यहां नहीं हुआ, ये दोनों जीन क्या रहे? नॉर्मल रह गए। किसके? क्रोमोसोम 16 वाला दोनों जीन नॉर्मल रह गया। चलो यहां तक मान लेते हैं। तो अल्फा नाम का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, अल्फा नाम का प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। डिफेक्ट कहां हुआ? म्यूटेशन कहां हो गया? तो क्रोमोसोम 11 पे। अगर एक में म्यूटेशन हुआ तो दूसरा संभाल लेगा इसको, लेकिन बाय द वे दोनों में म्यूटेशन हो रहा, इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं कौन सा? रिसेसिव डिसऑर्डर। जब दोनों में म्यूटेंट होगा तो ये डीएनए कैन नॉट सिंथेसाइज एमआरएनए। जब एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो ये बीटा जो आपने प्रोटीन बनाया तो बीटा नाम का प्रोटीन नहीं बनेगा। जब ये बीटा नाम का प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर से वही कंडीशन बनेगा। कौन सा कंडीशन? कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस नहीं करेगा। जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स नहीं बना तो यहां पे फिर से कंडीशन होगा जिसको कह सकते हैं एनीमिक। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यही कहना चाहता हूं कि थैलीसीमिया दो तरह के होते हैं। पहला जिसे आप कहोगे अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा जिसे कहोगे बीटा थैलीसीमिया। आई थिंक सो इससे आप समझ सकते हो कि अल्फा थैलीसीमिया क्या होता है। अल्फा थैलीसीमिया वो होता है जिसमें अल्फा पेप्टाइड चेंज जो होता है वो सिंथेसिस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता भाई? क्योंकि उसका जो जीन है वो डिफेक्टेड हो जाता है। और इसका जीन कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम 16 पे, ठीक है। वही अगर मैं बीटा थैलीसीमिया के बारे में बात करूं, दिस वन इज अ अल्फा थैलीसीमिया, दूसरा बीटा थैलीसीमिया में बात करूं तो उसका जो जीन होता है वो क्रोमोसोम 11 पे पाया जाता है, और उसका अगर जीन डिफेक्टेड हो गया तो वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। क्या नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा? बीटा ग्लोब्यूलिन चेन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा और पेशेंट सफर करेगा क्या? थैलीसीमिया। थैलीसीमिया दो तरह का, एक थैलीसीमिया जिसे आप कहोगे अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा थैलीसीमिया जिसे आप कहोगे बीटा थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया कितने तरह का हुआ? दो तरह का। कौन कौन सा? अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया का क्रोमोसोम कहाँ है? क्रोमोसोम 16 पे। लेकिन बीटा थैलीसीमिया का क्रोमोसोम कहाँ है? तो क्रोमोसोम 11 पे। ये याद हो गया। तो आगे मैं बात करूं इसके बाद, तो सर ये डेल्टा वाला डिफेक्टेड नहीं होता है। अगर डेल्टा डिफेक्टेड होगा भी तो उसको दूसरा संभाल लेगा, बीटा और अल्फा। लेकिन मेजर जो हमारे बॉडीज में है 97% वो अल्फा और बीटा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडीज में थैलीसीमिया जो होगा वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा थैलीसीमिया होगा? एक जिसे आप कहोगे अल्फा थैलीसीमिया और दूसरा जिसे कहोगे बीटा थैलीसीमिया। तो गाइज यहाँ पे मैं टाइप ऑफ थैलीसीमिया में बात करता हूँ। टाइप ऑफ थैलीसीमिया, टाइप ऑफ थैलीसीमिया में दो तरह के थैलीसीमिया है। पहला जिसे आप कहोगे कौन सा थैलीसीमिया? अल्फा थैलेसीमिया। और ये अल्फा थैलेसीमिया आपके 16th नंबर क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है, क्लियर। और दूसरा है जिसे आप कहोगे कौन सा? बीटा थैलेसीमिया। और ये बीटा थैलेसीमिया का क्रोमोसोम कहाँ होता है? क्रोमोसोम 11 पे। अब दोनों की बात शॉर्टकट में समझ लो। ये जो अल्फा थैलीसीमिया है, बाय द वे इसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? इन केस ऑफ अल्फा थैलीसीमिया द अल्फा पेप्टाइड चेन डज नॉट सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे अल्फा वाला जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का वो सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके कारण पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। और ये जेनेटिक है और इसका कोई इलाज
प्रॉपर वे में नहीं है। अल्फा थैलेसीमिया जो जनरली होते हैं वो एशियंस लोगों को होते हैं, तो वी आर द एशियंस, ठीक है। तो हमारे अंदर थैलेसीमिया हो सकते हैं, लेकिन याद रहे हमारे अंदर थैलेसीमिया नहीं है क्योंकि हम सर्वाइव कर रहे हैं और एनीमिक भी नहीं है, इसलिए हमारे अंदर थैलेसीमिया नहीं है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वी आर द कैरियर, हम कैरियर हो सकते हैं। कैरियर क्या होगा? नॉर्मल हमारे आपकी तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसके जनरेशन में वो जाएगा, क्या जाएगा? वो डिफेक्टेड जीन। जैसे अभी मैं बात करूं कि दो पेरेंट्स है, एक का जीन क्या है? नॉर्मल है, और दूसरे का जीन क्या है? डिफेक्टेड है। दिस वन इज अ डिफेक्टेड जीन, लेकिन एक तो संभाल लेगा ना जीन, और दूसरा क्या रहेगा? डिफेक्टेड रहेगा। अब ऐसा ही केस होगा कि दूसरा जो है पार्टनर, चाहे वो ये मेल है और अगला पार्टनर कौन है? फीमेल है, तो इस फीमेल के अंदर भी ये क्या होगा? डिफेक्टेड होगा, लेकिन खुद फीमेल क्या करेगी? नॉर्मल बिहेव करेगी। कैसे फीमेल नॉर्मल बिहेव कर सकती है? ऐसे कि यहाँ पे दो इसके पास क्रोमोजोम है, आपके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो क्रोमोजोम है, एक डिफेक्टेड है मतलब म्यूटेंट है, और दूसरा कैसा है? नॉर्मल। तो ये रिसेसिव है, इसलिए ये अपने डिजीज को शो नहीं कर पाएगा और ये इसको संभाल लेगा। किसको संभाल लेगा? डिजीज नहीं होने देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। लेकिन वही अगर मैं देखूं कि ये HbA है, ये HbA है, मतलब एक बच्चा तो कंप्लीटली नॉर्मल होगा, दूसरा बच्चा फिर से क्या हो जाएगा? कैरियर हो जाएगा, तीसरा बच्चा फिर से क्या हो जाएगा? कैरियर हो जाएगा, मतलब 3 बच्चा यहाँ पे अपने आप को नॉर्मल शो करेगा, लेकिन एक बच्चा जो होगा वो डिफेक्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिफेक्टेड। ये वाले बच्चे में यानी 1/4 प्रोबेबिलिटीज है किस चीज की? डिजीज के होने की, यानी इसमें डिजीज हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसमें ग्लोब्यूलिन पेप्टाइड चेन में डिफेक्ट होता है, जिसके कारण इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो एशियंस लोगों को मेनली होता है, तो वी आर द एशियंस। दूसरी बात क्या है कि सर इसका कोई इलाज नहीं है, कोई प्रॉपर मेडिसिन तो अब तक नहीं बना है, खासकर जेनेटिक डिसऑर्डर में। इसमें पेशेंट को ब्लड की कमी हुई है तो पेशेंट को ब्लड क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, और खासकर इस डिफिशियंसी में आयरन के मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अलग स्तर पे चले जाते हैं, जिसके कारण उसे भी कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर है? दूसरा, बीटा थैलेसीमिया जो होता है ये 2 जगह के लोगों को सबसे ज़्यादा हो सकता है, एक तो जो एशियंस यानी हम लोग, और दूसरा केस है कहाँ का? अफ्रीकन लोगों का। तो ये 2 जगह पे क्या हो सकता है? बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। अब ये बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा ये आपको पता है? क्या होगा? सिंपली कि बीटा का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा, और ये बीटा का सिंथेसिस मतलब बीटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा जो हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हम देख रहे हैं यहाँ बीटा, वो बीटा सिंथेसिस नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड बीटा क्या? थैलेसीमिया। तो ये जो बीटा थैलेसीमिया वाले केस में आप क्या देखते हो? यहाँ भी वही कंडीशन होगा, लेकिन बच्चे जन्म लेने के बाद यानी सिंस बर्थ बच्चा नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल आते आते बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनीमिक कंडीशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, यानी बच्चा जो है उसके अंदर ब्लड की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी आप ट्रांसफ्यूज़न दे करके उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन रिकवर ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता है, क्योंकि एट द एज ऑफ 20 to 30, 20 से 30 सालों के अंदर उसके अंदर क्या होगा कि कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट फेल्योर कर जाएगा, और 20 to 30 ईयर्स तक आते आते वो जो भी अफेक्टेड बंदा है वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है कि उसमें और भी सिम्टम्स है जो आपको दिखेंगे, जैसे स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाना, बॉडी में बहुत सारे रैसेस हो जाना, खासकर पाँव में जख्म टाइप का हो जाना जिसको आप अल्सर कह सकते हो। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे किसमें? बीटा थैलेसीमिया में। लेकिन इतने सारे सिम्टम को आपको याद नहीं रखना, बल्कि थैलेसीमिया क्या होता है ये आप समझ चुके हो, और अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया किसे कहते हो ये भी आप समझ चुके हो। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, और वो अगला टॉपिक क्या है? हाँ, तो गाइज इसके बाद जो अभी हम लोगों ने थैलेसीमिया पढ़ा, अभी एक और टर्म आता है थैलेसीमिया माइनर। सर ये थैलेसीमिया माइनर क्या होता है?
तो थैलीसीमिया माइनर को आप दूसरे नाम से बुला सकते हो माइक्रोलाइटिक एनीमिया। पहले तो मैं नाम लिख देता हूं ताकि आप नाम से रूबरू हो जाओ, थैलीसीमिया माइनर या माइक्रोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कहा कि दो तरह के कंडीशंस हो सकते हैं, एक तो डिजीज़ वाले कंडीशन हो सकता है थैलीसीमिया में, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पेशेंट जो है वो कैरियर हो सकते हैं। तो कैरियर में क्या होगा, कैरियर में ये होगा कि एक जो उसका क्रोमोसोम होगा, ठीक है, वो कैसा क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके एक और साथ जो क्रोमोसोम है वो म्यूटेंट हो चुका है। क्या हो चुका है, म्यूटेंट, एक म्यूटेंट हो चुका है, और दूसरा क्रोमोसोम आपको कैसा दिख रहा, दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल दिख रहा। इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैरियर के नाम से। हम लोग कहते तो हैं ये कैरियर नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अंदर भी थैलीसीमिया होता है, लेकिन उस थैलीसीमिया को हम कहेंगे थैलीसीमिया माइनर या फिर माइक्रोलाइटिक एनीमिया। कैसे, अब सोचो, सिंपल सा मैथ का एक सवाल आता है कि अगर एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में कर देगा। अब वैसे ही हमारे अंदर क्या है, 2 जीन हैं, एक नॉर्मल है और एक म्यूटेंट है। अगर ये दोनों नॉर्मल होता तो सोचो कि हमारे अंदर जो भी अल्फा हो या बीटा हो उसका सिंथेसिस कितना परसेंट होता, 100%, यानी सिंथेसिस ज़्यादा होता। लेकिन अगर एक म्यूटेंट हो गया तो भैया मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं इसका सिंथेसिस नहीं करूंगा, ये वाला क्या हो गया, दिस वाज इज अ साइलेंट, ये साइलेंट हो गया। अब सारा बॉदरेशन पड़ गया किसके पास, एक जीन के पास। तो एक जीन अपने आप को सिंथेसिस तो करेगा, लेकिन हाईएस्ट कितना, 90% का सिंथेसिस करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सिंथेसिस तो यहाँ कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जिसमें क्या होता है, कैरियर होता है, या कैरियर में मैं कह सकता हूं एक नॉर्मल और एक डिफेक्टेड होगा, और इस नॉर्मल और डिफेक्टेड में एक जो नॉर्मल होता है वो सिंथेसिस तो कर पाता है, लेकिन 100% नहीं। 100% कौन सिंथेसिस करेगा, जब आपका दोनों जीन क्या होगा, नॉर्मल होगा, तब सिंथेसिस क्या होगा, दोनों काम कर रहा, दोनों बंदा काम कर रहा, तो यहाँ सिंथेसिस जस्ट ज्यादा होगा। और जब सिंथेसिस ज्यादा होगा तो चलो ये ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर एक क्या हो गया, म्यूटेंट, और एक नॉर्मल रहा, तो वहां पे सिंथेसिस क्या रह जाएगा, जाहिर सा बात है कम हो जाएगा। तो इस कमी की वजह से भी इसके अंदर एनीमिया होगा, लेकिन ये एनीमिया बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइनर। क्या कहेंगे इसको, माइनर, और इसी को आप कहते हो माइक्रोलाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोलाइटिक एनीमिया का कंडीशन किस में होगा, तो कैरियर वाले कंडीशन में होगा, जिसमें एक जीन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन दूसरा जीन कैसा हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाएगा, चाहे वो अल्फा का केस हो चाहे वह बीटा का केस हो। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे माइक्रोलाइटिक एनीमिया और थैलीसीमिया। इस दोनों के बाद अगला हमारा हेडिंग है, जिसमें हम लोग हेडिंग देंगे फिनाइल कीटोनूरिया। तो अगला हेडिंग दे दो, फिनाइल कीटोनूरिया। इसे मैं मिटा रहा हूं गाइस, ठीक है। माइक्रोलाइटिक एनीमिया समझने के बाद अगला हमारा केस है फिनाइल कीटोनूरिया। बहुत आसान तरीके से ये समझ में आने वाला है। कौन, जिस तरह से आपने थैलीसीमिया को क्लियर कर लिया, वैसे ही अभी आप फिनाइल कीटोनूरिया भी क्लियर कर लोगे। फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है, ये होता क्या, जनरली पहले मैं फिगर बना देता हूँ किसका, लीवर का, क्योंकि फिगरेटिव वे से ही मैं आपको समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा। दिस वन इज़ अ लीवर, क्योंकि ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, लीवर में हो रहे हैं। अब दूसरी बात समझो, जनरली जब आप फूड इंटेक करते हो तो फूड का क्या होता है, तो सर डाइजेशन होता है। मैं प्रोटीन पे बात कर रहा हूँ। प्रोटीन जब आप खाते हो तो उसका डाइजेशन क्या होता है, तो जो कम्प्लेक्स होता है प्रोटीन वो ब्रेक डाउन करता है किसमें, सिंपल एमिनो एसिड में, और 20 डिफरेंट काइंड के एमिनो एसिड्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से एक एमिनो एसिड्स ये है, कौन सा, जिसको आप नाम से बुलाओगे फिनाइल एलानीन। क्या नाम बुलाओगे, दिस वन इज अ फिनाइल एलानीन। कैसा होता है फिनाइल एलानीन, पहले मैं छोटा सा फोटो बना दे रहा हूं, इसको रटना नहीं है, बस ये समझना है कि दिस इज कॉल्ड फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन कहाँ से आया, दिस वन इज अ एमिनो एसिड। जब आपने प्रोटीन इंटेक किया होगा और उसमें फिनाइल एलानीन एमिनो एसिड होगा, तो दिस वन इज अ इसेंशियल एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आया और कहाँ पहुंचा, लीवर के पास। कौन, फिनाइल एलानीन।
अब ये फिनाइल एलानिन जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में? यही एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा? ध्यान देना, यहाँ पे स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, और ये टायरोसिन आपके बॉडीज में काम करेगा जो करना है। लेकिन गाइज ये जो फिनाइल एलानिन है इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, जिस एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। ये क्या है? दिस वन इज एंजाइम्स। उस एंजाइम्स का काम क्या है? उस एंजाइम्स का काम है कि फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देना टायरोसिन में। तो सर ये फॉर्मूला भी याद करना है? नहीं, फॉर्मूला सिंपल बेसिस पे आप देख सकते हो। हाइड्रोक्साइलेज नाम पड़ा क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुटा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइलेज। तो गाइज यहाँ फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्ट होने का काम एक एंजाइम्स कर रहा है। दिस वन इज अ एंजाइम्स, और एंजाइम्स किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का। ये एंजाइम्स एक्चुअल में हमारे एक क्रोमोसोम से सिक्रीट होता है, और ये आपका है क्रोमोसोम 14। ये 14th नंबर के क्रोमोसोम से सिक्रेट होता है। कौन? फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, और वो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। और ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ फिनाइल कीटोनूरिया, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इट इज ऑटोसोमल, क्योंकि मैंने क्या कहा किस क्रोमोसोम पे हो रहा है? क्रोमोसोम 14, तो क्रोमोसोम 14 ऑटोसोम से, इट इज ऑटोसोमल, और साथ में ये रिसेसिव डिसऑर्डर। अब अगली बात समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो बात क्या है? इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि बाय फूड आप क्या इंटेक किए? प्रोटीन, और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के उसमें जो फिनाइल एलानिन हुआ होगा वो ब्लड के माध्यम से आपके पास आ गया लीवर में। लीवर में आने के बाद ये फिनाइल एलानिन पे ए एंजाइम्स एक्ट किया, जिसका नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज, जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन में। और हाइड्रोजाइलेज का मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुटा नहीं था, बल्कि अब जुड़ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया टायरोसिन में, और टायरोसिन अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ये नॉर्मल फीचर है। लेकिन ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये जो हमारा 2 क्रोमोसोम था, नॉर्मल क्रोमोसोम बाय द वे डिफेक्टेड हो गया। डिफेक्टेड मतलब दोनों म्यूटेंट हो गया, और जब ये दोनों म्यूटेंट हो गया तो वो इस एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं किया। कौन सा एंजाइम्स का? फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। अब जैसे ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज का सिंथेसिस नहीं होगा, तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। किसके कारण? इस क्रोमोसोम के कारण, क्योंकि क्रोमोसोम में जो मौजूद जीन है वो जीन म्यूटेंट हो चुका, डिफेक्ट हो चुका उस जीन में, और ये जीन ये एंजाइम सीक्रेट नहीं कर रहा, जिसके कारण ये इसमें चेंज नहीं हो पा रहा। कौन किस में चेंज नहीं हो पा रहा? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पा रहा। किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। तो भैया फिनाइल एलानिन क्या करेगा? फिनाइल एलानिन यहाँ पर अपने आप को अदर डेरिवेटिव्स में चेंज कर देगा। वो अदर डेरिवेटिव्स कौन होगा? जिसको आप कहोगे फिनाइल पायरुविक एसिड। मतलब अपने आप को किस में चेंज कर दिया? दे विल चेंज इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। अगर मन है तो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं किसका? फिनाइल पायरुविक एसिड का। इस जगह पे दे विल चेंज इनटू NH2 हट जाएगा, O डबल बॉन्ड C, और इसके साथ हो जाएगा COOH, और यहाँ रह जाएगा CH2, एंड दिस वन इज मॉलिक्यूल्स। ये क्या कर दिए सर? बेटा ये मॉलिक्यूल्स अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो आप नाम याद रखोगे। फिनाइल एलानिन विल चेंज इनटू द टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज। इफ द फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज इज एब्सेंट, means the phenylalanine cannot convert into the tyrosine, they will change into phenyl pyruvic acid। ये किसमें चेंज हो गया? फिनाइल पायरुविक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? और फिनाइल पायरुविक एसिड जो है आपके बॉडीज के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फिनाइल पायरुविक एसिड का लेवल बढ़ेगा
तो ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा। मतलब दिस वन इज अ ब्रेन, बहुत अच्छा ब्रेन नहीं बना, मतलब दिस वन इज अ ब्रेन, और इस ब्रेन पे इफेक्ट का क्या डालेगा, मेंटल रिटायर्ड हो जाएगा। मतलब सिंपल आप कह सकते हो पागल, मेंटल रिटायर्डनेस हो जाएगा। किसके कारण? फिनाइल पायरुविक एसिड के कारण। और इसका लेवल हाई क्यों होगा? क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज नहीं है, तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो ये ब्रेन पे इफेक्ट डाला और मेंटल रिटायर्डनेस कर देगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर उसके हाथ पांव को देखेंगे हम, हाथ तो बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन चलेगा, दे काउज एक्जिमा। एक्जिमा मतलब रैसेस कह सकते हैं, ठीक है। हाथ में कभी खुजली वगैरह हो जाता है ना, दाना दाना टाइप का, वैसा उसके पूरे बॉडीज में हो जाएगा। किसके कारण? इसके लेवल को के बढ़ने के कारण। और किसका लेवल? फिनाइल पायरुविक एसिड का। थर्ड कंडीशन ये भी हो सकता है कि उसमें 14%, ज़्यादा नहीं 14% के केस में ये देखा जाता है कि ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाता है, उसको हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, इसका लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ने के बाद इन सब पे इफेक्ट डालना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? मेंटल रिटायर्डनेस कर देगा, क्या करेगा? एक्जिमा कर देगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैकेनिज्म ये आपको से याद रखना कि फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जब दोनों जीन डिफेक्टेड हो जाएंगे तो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और ये एंजाइम्स क्या करता था कि लीवर के अंदर फिनाइल एलानिन जो हम लोग खाने में लेते थे प्रोटीन को, उसको कन्वर्ट करने का काम था टायरोसिन में। लेकिन ये एब्सेंट है तो ये चेंज हो जाएगा दूसरे डेरिवेटिव में जिसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड। और इसका लेवल जैसे बढ़ेगा ये हमारे इन सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा? मेंटल रिटायर्डनेस। क्या करना स्टार्ट कर देगा? रैसेज। और क्या? हार्ट डिजीज, यानी हार्ट अटैक होगा, बंदा मर भी सकता। मोस्टली 14% चांसेस है उसके मरने का। अब एक और चीज़, फिनाइल पायरुविक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाने के कारण ये पास आउट होगा कहाँ? यूरिन में। कहाँ मिलेगा ये? यूरिन में मिलेगा। तो यूरिन में एक टेस्ट करते हैं जिस टेस्ट को हम लोग कहते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। किसका? जो पेशेंट है, जो सस्पेक्टेड पेशेंट है, उसके यूरिन से इसका टेस्ट करते हैं। तो अगर उसमें फिनाइल पायरुविक एसिड है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और अदरवाइज फिनाइल पायरुविक एसिड नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन फिनाइल कीटोनूरिया वाले केस में कौन सा टेस्ट आता है? रिजल्ट इज पॉजिटिव। आई थिंक सो इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या फिनाइल कीटोनूरिया। इस पॉइंट्स को ज़्यादा आप ध्यान दोगे, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ। ये स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।